ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का स्टैटिक जीके का 400 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने 300 ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस के लिए स्टैटिक जीके कवर किया हुआ है और आज हम लोग 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 400 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस स्टैटिक जीके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? प्रश्न को आप जब भी पढ़िएगा एग्जाम में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जैसे कि देखिए, यहीं पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। अच्छा, अगर बात यूएन की करते हैं तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए, यूएन के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, एक हो गया आपका सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो ये 6 प्रमुख अंग हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें से देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल का यानी कि सुरक्षा परिषद का 5 जो होता है अस्थायी सदस्य देश होता है और 10 जो होता है गैर अस्थायी होता है। तो इन 5 अस्थायी सदस्य देशों में कौन कौन से देश हैं? तो याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर स्पेन नहीं होगा। और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक ब्रिक्स देश नहीं है। अब देखिए, ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं वर्ड में कंट्रीज का भी नाम छुपा होता था, लेकिन अब कुछ और सदस्य इसमें मिल गए हैं, तो थोड़ा सा अब इनको ये अलग से याद रखना है। तो देखिए, अगर ब्रिक्स की बात करते हैं तो 2006 में जो है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ठीक है, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसके अलावा याद रखिएगा, अब इसमें ईरान हो गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात हो गया है, मिस्र हो गया है, इथोपिया हो गया है और 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है। तो इनके अलावा और आपको याद रखना है 6 कंट्री का नाम। कौन कौन से हैं? तो ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया का नाम, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, अभी 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। और अगला 18वां जो होगा ये अपना प्यारा भारत में इसका आयोजन होगा 2026 में। तो फ्रेंड्स आप इसे भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। सिंगापुर इसका सदस्य देश नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि आसियान के, अब देखिए हिंदी में इसको इस तरह से लिखा जाएगा आसियान, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्ड आप ध्यान रखिएगा। आसियान के सदस्य कौन कौन से देश हैं? आसियान की बात करते हैं तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ है, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसके सदस्य देश की तो इसमें 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, 1967 में, याद रखिएगा,
ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी इसमें से कौन सी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये जो है डी, यहाँ पर देखिएगा SEATO, सीटो जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये एजेंसी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। देखिए दक्षेस का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा, दक्षेस मतलब क्या पूछा जा रहा है? दक्षेस मतलब सार्क होता है। सार्क, सार्क को बोला जाता है हिंदी में दक्षेस। ठीक है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म है दक्षेस, और सार्क है अंग्रेजी वर्ड। ठीक है ना, तो देखिएगा अगर हम पहले बात करते हैं सार्क की, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में। ठीक है, कहाँ पर? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश के ढाका में। और इसका सचिवालय जो है ये नेपाल के काठमांडू में स्थापित किया गया है। तो काठमांडू राइट आंसर हो जाएगा। सार्क में टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन से? तो अपना प्यारा भारत है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का, देखिएगा यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था कब? तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, 1945 आप याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है ना, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सीधे तौर पर फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में कब आया था? तो संयुक्त राष्ट्र मैंने बताया था 1945 में आया था, 24 अक्टूबर के दिन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को आया था। क्लियर है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की बात हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसकी स्थापना गेट के स्थान पर हुई थी 1995 में। 1995 में गेट के स्थान पर WTO की स्थापना हुई थी। गेट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है ना, इसके अंतिम महानिदेशक थे कौन? तो याद रखिएगा इनका नाम है पीटर सदरलैंड। और जब WTO बना तो इसके पहले महानिदेशक बने थे। ये गेट के अंतिम हैं और WTO के पहले महानिदेशक हैं कौन? तो पीटर सदरलैंड। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके पास वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर जो होता है ना, ये संयुक्त राष्ट्र का जो अस्थायी सदस्य देश होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 5 महीना अस्थायी सदस्य देश बताया है, चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और USA, इन्हीं के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर इन्हीं के पास होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीटो पावर नहीं है पश्चिमी जर्मनी के पास। ठीक है, चलिए देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का प्रधान कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? यूनिसेफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, अमेरिका, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो मैंने बताया था कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं। 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं और ये 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 10 गैर अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और USA है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, UNDP की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जो आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विकास कार्यक्रम है UNDP, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1965 में, 1965 में इसका स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना जो है गरीबी उन्मूलन और सतत मानव विकास प्राप्त करने में मदद के लिए किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में न्यूयॉर्क कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको शॉर्ट में ICJ बोला जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य न्यायिक अंग है, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा ICJ की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा हुआ था और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। नीदरलैंड के द हेग शहर में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें
जो भाषा होती है जिस इसका ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है, तो एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच है, दो भाषा है इसका, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है ना। अच्छा, इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाम का यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट, जिसको कि गुट निरपेक्ष आंदोलन बोला जाता है हिंदी में, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए नाम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि सार्क देशों का संगठन है, तो सार्क मैंने बताया था कि 8 देशों का एक संगठन है, ठीक है ना, जिसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मेंबर हैं। सार्क के बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखना आपको, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में। इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सार्क का तात्पर्य क्या है, सार्क का बताइएगा, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, हिंदी में इसको दक्षेस बोला जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रहा है, मुद्रा निधि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, फंड मतलब कोष भी होता है हिंदी में, तो इसीलिए यहाँ पर कोष हो गया है, मतलब निधि हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, याद रखना आपको, पूछा गया है कि स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, याद रखिएगा वाशिंगटन में। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है ना, FAO। तो देखिए FAO की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में, ठीक है ना, 1945 में कनाडा के क्यूबेक शहर में, कनाडा के क्यूबेक शहर में इसकी स्थापना किया गया था। और यहाँ पर पूछा गया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय, तो ये रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए अभी करंट का प्रश्न भी पूछा जा रहा था कि आजकल चर्चा में भी है, परीक्षा में आपसे पूछा भी जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष और नया अध्यक्ष कौन बना है। तो आपको याद होगा मसातो कांडा, मसातो कांडा, मसातो कांडा, ये ADB के एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने, ये जापान के हैं, याद रखना है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक की अब बात कर लेते हैं। तो देखिए 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मंडलियोंग सिटी है, मंडलियोंग सिटी, ठीक है ना, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा मनीला यहाँ पर दिया गया है, बट मंडलोंग भी आप याद रखिएगा, मंडलोंग फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोपीय संघ है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुआ था, नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच में, नीदरलैंड के मॉस्ट्रिच में, ठीक है ना, याद रखना आपको, 1993 में, 1993 में। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल 27 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए देखिएगा कि यूएन की उस एजेंसी का नाम बताए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है, बाल कल्याण के लिए। तो अभी हमने पढ़ा था यूनिसेफ करती है ना, यूनिसेफ ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के बारे में अभी हमने आपको डिटेल में बताया भी है। अच्छा, साफ्टा क्या है पूछा जा रहा है, साफ्टा। तो देखिए दरअसल साफ्टा जो था ना, साफ्टा, इसको अंग्रेजी में बोला जाता था SAFTA, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये साफ्टा जो है ना, ये दक्षिण एशियाई जो सार्क का जो मेंबर देश था ना, सार्क का मेंबर देश, ठीक है ना, उसी के बीच स्थापित एक मुक्त व्यापार क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था। तो मैंने आपको बताया था कि गेट के स्थान पर जो है 1995 में WTO की स्थापना किया गया था, ठीक है ना, गेट के स्थान पर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है। तो सार्क में 8 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका,
यहाँ पर म्यांमार इसका मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस यहाँ पर बना लीजिएगा, रेड क्रॉस कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है और 1863 में इसकी स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने किया था। हेनरी ड्यूरेंट ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेड क्रॉस का जो मुख्यालय ये जेनेवा में है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है रेड क्रॉस का? तो जेनेवा में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है 1944 में। और अजय बंगा जो है, भारतीय मूल के अजय बंगा अभी विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा, 14वें अध्यक्ष हैं। चलिए उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। 6 आधिकारिक भाषा है, 6 प्रमुख अंग भी हैं इसके, 6 प्रमुख भाषा भी है, तो दोनों एक साथ रिलेट करके याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसको शॉर्ट में IAEA बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है ना। इसका अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर, तो ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर राइट आंसर वियना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इसका स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? अंग नहीं है तो मैंने बताया था कि जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा जनरल असेंबली है ना, सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 6 अंग है इसके। ठीक है ना, मुख्य अंग नहीं है, मुख्य अंग मैंने बताया था कि 6 मुख्य अंग हैं। ठीक है। अच्छा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी नाटो का। और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है तो ब्रुसेल्स है। ठीक है। और 32वां इसका सदस्य देश स्वीडन है, याद रखिएगा, स्वीडन 32वां सदस्य देश है नाटो का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन है? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है ना। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास कोलोगनी शहर में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास है कोलोगनी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना जर्मनी के इंजीनियर क्लॉस श्वाब ने किया था। तो यहाँ पर देखिए क्लॉस श्वाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था कब? तो 1945 में। तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो जानी जाती है, तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि इसको ओपेक कहा जाता है। ठीक है ना, शॉर्ट में ओपेक, फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना 1960 में। देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश G8 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है? अच्छा, G8 पहले था, अब इसका नाम G7 कर दिया गया है। G8 इसका नाम पहले था, G8 के रूप में जो है, G8 के रूप में G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, मतलब G8 के रूप में हुआ था 1975 में। ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ था कि दरअसल 2014 में जो है रूस द्वारा क्रीमिया के उत्तराधिकार के बाद रूसी सदस्यता का निलंबन कर दिया गया था। रूस इसका मेंबर से जब हट गया तो इसका नाम G7 हो गया। ठीक है ना, पहले G8 इसका नाम था, बाद में जब रसिया हटा इससे तो G7 इसका नाम पड़ गया था। ठीक है। इसमें इसका जो है सदस्य स्पेन नहीं है, बाकी देखिए इसमें सदस्य फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब थे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा संघाई सहयोग संगठन, जिसको कि हम लोग SCO बोलते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए, SCO का गठन 2001 में हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, बिल्कुल भारत जो है SCO का मेंबर कंट्री है। भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
ठीक है ना। और देखिए इसमें कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, ये गलत है। देखिए 8 से ज़्यादा हो गए हैं। आपको अभी याद होगा कि संघाई सहयोग संगठन का जो है बेलारूस सदस्य देश बना है 10वां, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो 8 तो नहीं है, 8 से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन केवल एक यहाँ पर सही है, ठीक है ना। कुल इसमें 8 से ज़्यादा देश हो गए हैं, ठीक है ना। पहले 8 था लेकिन बस अब इसमें 8 से ज़्यादा देश हो गया है, ठीक है। तो केवल एक आंसर होना चाहिए था, तो केवल यहाँ पर एक बना लीजिए इसमें, ठीक है ना, केवल एक, और इस पर टिक लगा सकते हैं आप। चलिए देखिएगा गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। गुगली शब्द का प्रयोग, तो देखिए गुगली शब्द का प्रयोग जो है ना क्रिकेट में होता है। अच्छा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी जो है ना नौका दौड़ से भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा, नौका दौड़ से भी संबंधित है। और नेहरू ट्रॉफी जो है ना, नेहरू ट्रॉफी उसके अलावा हॉकी से भी संबंधित है। अच्छा, एक नेहरू कप है फुटबॉल से संबंधित, नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। आगा खां कप यह भी हॉकी से संबंधित है। यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यह आपके संबंधित है किससे, तो लॉन टेनिस से, ठीक है ना। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, और आखिरी में यूएस ओपन होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक टीम में हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर मैदान पर बात करते हैं, मैदान पर हॉकी में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, बटरफ्लाई शब्द, तो देखिए बटरफ्लाई जो है ये आपका स्विमिंग से है, तैराकी से। बिशप जो है किस खेल से संबंधित है, बिशप, तो बिशप शतरंज से संबंधित शब्द है, ठीक है। अच्छा, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है। 2 सर्वोच्च, भारत में 2 सर्वोच्च, तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र है, फिर वहाँ पर महावीर चक्र हो जाएगा। तो परमवीर और महावीर चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र युद्ध क्षेत्र में वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और महावीर चक्र युद्ध क्षेत्र के दौरान वीरता के लिए प्राप्त दूसरा सबसे जो है आपका उच्च सम्मान है। चलिए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 1901 में प्रदान किया गया था, ठीक है। 1901 में ये प्रदान किया गया था, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, बट उस समय 5 क्षेत्र में दिया गया था। और 1968 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अलग से प्रदान किया गया था। 1968 में जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया था, ठीक है। 6 क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान या चिकित्सा कहिए, 3 हो गया, साहित्य 4, शांति 5 और अर्थशास्त्र 6 क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे और मिलेगा नोबेल पुरस्कार के बारे में प्रश्न, वहाँ पर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा कि किस राज्य द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है किसके द्वारा, तो यह मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। अच्छा, एक अभी अवार्ड है, इसी से मिलता जुलता नाम है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो याद होगा आपको किसको दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किसको दिया गया है। तो यह पुरस्कार जो है ये दिया गया है किसको, कुमार मंगलम बिड़ला को, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो देखिए बाकी नोबेल पुरस्कार जो होते हैं ना, ये भौतिकी के, रसायन के, विज्ञान के, ठीक है ना, मतलब शरीर विज्ञान के यानी कि चिकित्सा के, साहित्य के, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए शांति का दिया जाता है ये ओस्लो में, नॉर्वे में है ओस्ले, यहीं पर दिया जाता है, ठीक है ना, ओस्लो नॉर्वे, यहाँ मैं बना देता हूँ। शांति का पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और बाकी स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है। गोल्डमैन, तो आपने पढ़ा होगा पर्यावरण गोल्डमैन पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है गोल्डमैन पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, कांस अवार्ड जो है ना ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, कांस अवार्ड। तो कांस अवार्ड जो है ना ये दिया जाता है आपका किस क्षेत्र में, तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। कांस फिल्म फेस्टिवल आपने सुना होगा, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा पुलित्जर पुरस्कार पूछा गया है कि दिया जाता है उत्कृष्ट काम के लिए। तो पुलित्जर जो है ना ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 1917 में ये पहली बार प्रदान किया गया था पुलित्जर। और देखिए इस बार की अगर बात करते हैं तो सार्वजनिक सेवा में ये दिया गया था किसको,
तो ये दिया गया था आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पढ़ लीजिएगा आप, प्रोपब्लिका के लिए, ठीक है ना, प्रोपब्लिका को दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था किसको, तो समाचार एजेंसी राइटर्स को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्कन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया था। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया था। तो ये सब याद रख सकते हैं आप, प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया था फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पिछली बार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है, देखिए बुकर पुरस्कार और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आपने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सुना भी होगा कि हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है किसको, तो बानू मुश्ताक को दिया गया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये भी साहित्य से ही संबंधित है और बुकर पुरस्कार भी साहित्य से ही संबंधित है। चलिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, सैन्य पूछा गया। वैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान तो नागरिक सम्मान भारत रत्न है, बट सर्वोच्च सैन्य सम्मान जैसे मैंने बताया आपको कि परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, तो साहित्यिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, देखिए साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड जो होता है ना, यह आपका यहाँ पर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार शुक्ला, याद रखना आपको। चलिए भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो मैंने बताया था नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ठीक है ना, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। क्लियर है, ध्यान रखना आपको। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो फ्रेंड्स देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी, 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को। चलिए देखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है सर्वोत्तम प्रशिक्षक को, जो बेस्ट कोच होते हैं किसी भी खेल के, उनको दिया जाता है। अच्छा ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ऑस्कर फिल्म से संबंधित है, ठीक है ना यार। ऐसा इस साल ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इस साल जो है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड अनोरा को दिया गया है, 2025 में अनोरा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। अच्छा ये जो ऑस्कर अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी, ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। चलिए 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जरूर याद रखिएगा, ऑस्कर दिया गया अनोरा को। उसके बाद देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है, तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और आपने पढ़ा भी होगा कि अब इसकी राशि 7.5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया। तो वहाँ पर 7.5 लाख नहीं, अब यहाँ पर 25 लाख दिया जाता है, तो 25 लाख बना लीजिए। कलिंग अवार्ड दिया जाता है, कलिंग अवार्ड विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, मिलान करना है, एक तरफ नृत्य शैली है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, कथकली कहाँ का है, कथकली जो है यहाँ पर देखिए एक कथक है, एक कथकली है। तो कथकली होगा आपका केरल का, कथक होगा उत्तर भारत का, ठीक है ना। और कुचिपुड़ी होगा कहाँ का, तो कुचिपुड़ी होगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, अब आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन। किसान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस नेशनल लॉ डे जो है ये 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। डायबिटीज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइएगा, तो देखिए विश्व मधुमेह दिवस भी इसको कहा जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ये 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। देखिएगा कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर के दिन मनाया जाता है।
23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस। अच्छा, प्रतिवर्ष किसके स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन, सरोजनी नायडू के। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए, ज्ञानेश कुमार अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बाल दिवस जो है किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन, जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर। चलिए, उसके बाद देखिए, किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मैंने बताया था मेजर ध्यानचंद जी का, तो ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, इस साल 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। याद रखिएगा, करंट का प्रश्न भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यह मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस गांधी जी भारत आए थे, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो फ्रेंड्स ये 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, 24 अप्रैल को। तो यहाँ पर 24 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 10 दिसंबर के दिन। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर के दिन। ठीक है ना। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना है 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है ना, 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अच्छा जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस यही 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यहाँ बाघ बना लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस जो है ना, यह मनाया जाता है 21 सितंबर के दिन। ठीक है ना, 21 सितंबर के दिन। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है कब? तो 21 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, विश्व जैव विविधता दिवस, देखिए विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई के दिन याद रखिएगा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया है। नाबार्ड की बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि फुल फॉर्म होगा इसका क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और साजी केबी नाबार्ड के अभी चेयरपर्सन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, साजी केबी। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है ना, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। और इंटरपोल की स्थापना 1923 में किया गया था। याद रखिएगा, 1923 में इंटरपोल की स्थापना हुआ था। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो देखिए, व्यास सम्मान दिया जाता है किसके लिए? तो याद रखना है आपको, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो 1991 में राम विलास शर्मा को दिया गया था। अच्छा, इस बार जो है व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो 2025 में सूर्यबाला को दिया गया है। सूर्यबाला को दिया गया है, सूर्यबाला को दिया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उनके उपन्यास कौन देश के वासी रेणु की डायरी के लिए। ठीक है ना, वेणु की डायरी के लिए। कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये व्यास सम्मान है। सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यहाँ और बना लीजिए, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया जाता है? तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। अच्छा, उस यहाँ पर देखिएगा कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है ना, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है आपका किस क्षेत्र में बताइएगा?
संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना। और अभी इस साल में आपको याद होगा कि भारतीय अमेरिकी एक गायिका है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन भारतीय मूल की हैं, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन, और उन्हीं की एल्बम है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी एल्बम के लिए, त्रिवेणी एल्बम के लिए जो है इनको बेस्ट न्यूज एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार इन्हों को दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अभी मैंने बताया था कि पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था, पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, और इस बार जो है व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है, और सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को दिया गया है। महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर मिलान करना है। देखिए पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी, तो यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी जो है ना ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ना। एक मिनट रुक जाइए, देख लेता हूँ। हाँ, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या पूछा गया है? उसके बाद पूछा गया है आपका त्रिशूल। त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल जो है ना, यह आपका सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाला है, सतह से हवा में, सतह से वायु में। तो 3 और 4 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्टेट ना, 3 4 तो 2 जगह है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब मेन यहाँ पर है पिनाका था। तो पिनाका क्या है? तो पिनाका जो है यह आपका हो जाएगा बहु नाली रॉकेट प्रणाली, और एक नाम यहाँ पर है, याद रखना है आपको, निशांत। तो निशांत जो है ना, निशांत यह आपका है युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान। तो हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? लेज़र का बताइएगा, लेज़र का। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? रेडिएशन। देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर रेडिएशन, यहाँ पर रेडिएशन है, यहाँ पर भी है, ये तो हट गया। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका फुल फॉर्म हो जाएगा लेज़र का, ठीक है। इसको याद रखिएगा। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और देखिए याद रखिएगा, अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन हैं। वी नारायणन अभी इसरो के अध्यक्ष बने हैं, वी नारायणन, याद रखिएगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। अच्छा, गुरु नानक जयंती जो है ये त्यौहार है। तो गुरु नानक जयंती जो है ना, ये गुरु नानक जो जयंती है गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पोंगल मनाया जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओनम मनाया जाता है केरल में। आगे देखिए है ओनम कहाँ पर मनाया जाता है? तो ओनम केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना, केरल में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए मकर संक्रांति का त्यौहार। तो मकर संक्रांति मनाया जाता है फ्रेंड्स सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दौरान, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश, ठीक है ना। अच्छा, गुरु नानक जयंती तो अभी मैंने बताया है गुरु नानक देव जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। नवरात्रि तो फ्रेंड्स देखिए देवी दुर्गा के 9 रूपों के रूप में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। लोहड़ी मनाया जाता है कहाँ पर? तो पंजाब में। 105 प्रश्न है, मैंने कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।